देखिए HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तो अभी स्टेब्लिश हुआ नहीं है ना, प्रपोज्ड है। इसके स्थापना के लिए 2018 में एक विधेयक लाया था सरकार ने, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 2019 में लोकसभा भंग हो गई और चुनाव हुआ। और अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया हुआ है और अगर संसद भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है। तो अभी नए सिरे से इसके ऊपर अभी काम जो है शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। हालांकि सरकार ने घोषणा कर दिया है NEP 2020 में कि HECI की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालें, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, ठीक है, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें परिचय देखें, परिचय, ठीक है ना, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखें मतलब ये जो उच्चतर शिक्षा आयोग जो बनाया जा रहा है भारत में, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये UGC को रिप्लेस करने के लिए है। कल आपको जब UGC का लिमिटेशन में लिखा रहा था, तो लिमिटेशन मैंने एक बताया था भ्रष्टाचार, अनुदान प्रदान करना, ठीक है ना। और जब शुरुआत हमने किया था उच्चतर शिक्षा का, तो हमने आपको बताया था कि भारत में जो उच्चतर शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, वो राज्य पोषित है, स्टेट फंडेड है, मतलब सरकार पैसा देती है। अब देखो पैसा देना है सरकार को, लेकिन सरकार ना देकर के सरकार की तरफ से कोई दूसरी एजेंसी दे रही है। पैसा सरकार के पास में है, लेकिन सरकार के पैसे को दूसरी एजेंसी दे रही है, मतलब जिसको देना है वो नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की एसेंस तो है, मतलब आ सकते हैं ऐसा, क्योंकि जिसको करना है वो नहीं कर रहा है। इसलिए फिर सरकार ने तय किया कि अनुदान को तो सरकार ही देगी। अब जो स्टेट फंडेड रहेगा अभी भी हायर एजुकेशन, लेकिन अलग से कोई संस्था नहीं देगी, बल्कि सरकार ही उच्च शिक्षा को क्या देगी, अनुदान देगी, सरकार। और जब अनुदान सरकार देगी तो UGC की जरूरत क्या है। इसलिए फिर एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो वास्तविक रूप से क्या करे, उच्च शिक्षा को केवल नियंत्रित करने का काम करे, पैसा देने का नहीं। जिसके हाथ में पैसा है उसको लोग चापलूसी भी करने की कोशिश करेंगे, है कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। और जब प्रस्ताव आएंगे तो आदमी ठुकरा नहीं पाता है बहुत आसानी से, समझ रहे हो। तो जब इनके हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो कहां से फिर चापलूसी हो पाएगी, समझ रहे हो। इसलिए भारत सरकार ने इसको यही पूरा उसका कॉन्सेप्ट ही है। दूसरा, UGC की सीमाओं में मैंने आपको एक बताया था, ये एडवाइजरी बॉडी है बस, है ना, मतलब सलाह देती है सरकार को, कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर सकती। लेकिन अब HECI आएगी जिसको यह भी अधिकार होगा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी फ्रॉडलेंट या किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी या नियमों का पालन नहीं करती, तो HECI उसको बंद करने तक का आदेश दे सकती है, जो कि अभी अधिकार UGC के पास में नहीं है। UGC सिफारिश करती है सरकार को, सरकार फिर बंद करने का आदेश देती है, समझ रहे बात। सलाह बस देगी, UGC के नॉर्म्स है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन बताता कौन है, प्रधानमंत्री है। तो मेन कौन हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। तो व्यवहारिक लोगों के लिए तो UGC ही सब कुछ है, लेकिन थियोरी के बेसिस पर जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर, तो UGC मतलब कुछ भी नहीं है। जो करने वाली संस्था है वो कौन है, सरकार है। UGC क्या है, बस बीच में, मतलब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही है, इतनी बात है उसमें। यही पूरा थीम है HECI का, ठीक है। तो लिखवाऊं मैं आपको, चलिए हेडिंग डालिए, परिचय। लिखेंगे कि यह उच्चतर शिक्षा के लिए प्रस्तावित सर्वोच्च नियामकीय संस्था है। यह उच्चतर शिक्षा के लिए प्रस्तावित सर्वोच्च नियामकीय संस्था है। इट इज प्रपोज्ड एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी, इट इज प्रपोज्ड एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, अपनी स्थापना के पश्चात यह
अपनी स्थापना के पश्चात यह यूजीसी का स्थान लेगी। आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट इट विल रिप्लेस द यूजीसी। अपनी स्थापना के पश्चात यह यूजीसी का स्थान लेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह न केवल सलाहकारी बल्कि कार्यकारी संस्था भी होगी। इट शैल बी एग्जीक्यूटिव बॉडी एज वेल एज एडवाइजरी। इट शैल बी एग्जीक्यूटिव बॉडी एज वेल एज एडवाइजरी, मतलब यह न केवल सलाहकारी होगी बल्कि कार्यकारी भी होगी, इंप्लीमेंट भी करेगी। ठीक। अगला पॉइंट लिखिएगा कि इसकी स्थापना का प्रथम प्रयास वर्ष 2018 में, इसकी स्थापना का प्रथम प्रयास वर्ष 2018 में किया गया। पूर्ण विराम। The first effort for establishment of HECI were made in 2018। ठीक है। इसकी स्थापना का पहला प्रयास जो है वर्ष 2018 में किया गया। लिखेंगे इसमें अगला 2018 में भारत सरकार ने HECI बिल प्रस्तुत किया। HECI बिल प्रस्तुत किया। HECI विधेयक लिख सकते हैं आप। HECI बिल प्रस्तुत किया। नेक्स्ट लिखेंगे NEP 2020 में भी पुनः एक बार इसकी स्थापना को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रपोज्ड इन NEP 2020। ठीक ठीक है। इट इज प्रपोज्ड इन NEP 2020। ये इसका परिचय हो गया। ठीक है ना। संरचना लिखिए, इसकी संरचना लिखेंगे। इस HECI में एक अध्यक्ष एवं 12 सदस्य होंगे। जो प्रपोज्ड बिल है उसके अनुसार इट शैल बी कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 12 मेंबर्स। HECI में एक अध्यक्ष एवं 12 सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। दे विल बी अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ये आपका HECI है। ठीक। अगला लिखेंगे कार्य या अवधारणा या उद्देश्य, जो भी लिखे, फंक्शंस, कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव। इसके कार्य या अवधारणा या उद्देश्य लिखेंगे। नंबर 1, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विनियमित करना, रेगुलेटिंग द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विनियमित करना। दूसरा लिखेंगे, यह अनुदान प्रदान नहीं करेगी। ठीक है। यह अनुदान प्रदान नहीं करेगी, पूर्णतः विनियामकी संस्था होगी। यह अनुदान प्रदान नहीं करेगी, पूर्णतः विनियामकी संस्था होगी। इट शैल नॉट प्रोवाइड द ग्रांट्स। It shall not provide the grants, but will be the complete administrative body। लेकिन पूर्णतः विनियामकी संस्था या प्रशासनिक संस्था होगी। ठीक है। इसी में कंटिन्यूएशन में लिखिएगा, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान देने का कार्य अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान दिए जाने का कार्य अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस shall be provided with grants by the
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनको प्रदान किया जाएगा। ठीक, अगला लिखें इसी में, पॉइंट नंबर 3 होगा मेरे ख्याल से, है ना। लिखेंगे यह भारत सरकार को उच्च शिक्षा के संदर्भ में नीतिगत सलाह उपलब्ध करवाएगी। यह भारत सरकार को उच्च शिक्षा के संदर्भ में नीतिगत सलाह उपलब्ध करवाएगी। It will offer the advice to the union government. It will offer the advice to the union government in higher education. ठीक है, उच्च शिक्षा में नीतिगत सलाह उपलब्ध करवाएगी। अगला लिखेंगे उच्चतर शिक्षा में शोध अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, उच्चतर शिक्षा में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एनआरएफ, जो हमने पढ़ा था, एनआरएफ की विनियामक संस्था होगी। इट विल बी अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर एनआरएफ टू प्रमोट द रिसर्च इन हायर एजुकेशन। It will be regulatory body for NRF to promote the research in higher education. तो ये है आपका HECI के बारे में। ठीक है, आया समझ? अच्छा, अगला चलिए लिखते हैं। क्या बच गया? नैक, हेडिंग डालें, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संस्था, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संस्थान। ठीक है, नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ठीक है, ठीक, नेक। बताओ, लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? खाली समझाते जाऊं क्या? लिखाते जाऊं ना? ठीक, लिखाते जाता हूं। भू राजस्व संहिता आप लोग को एक दिन में पढ़ा दूंगा इस क्लास में। 15 नंबर में सीधा पूछ रहा है ना, लॉन्ग टर्म में पढ़ा रहा हूं, लेकिन जगह ही नहीं है एक भी की बुला सकते। हाँ, नहीं है जगह। ठीक है, खैर भू राजस्व संहिता पढ़ाऊंगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग में मेरा सिलेबस खत्म करने बाद पढ़ा दूंगा। एसडीएम और एसडीओ में अंतर पूछ देगा तो क्या होगा? संहिता, एलआरसी, ठीक है। फॉरेस्ट और इसे नहीं है मतलब। हाँ, नहीं तो सब में तो रहता है, एसडीओ पी भी रहता है, एसडीओ आर भी रहता है। वो क्या था कि एक्चुअल तो जिला जो होता है, जिले का विभाजन तहसील में ही होता है, लेकिन और तहसील का मालिक तहसीलदार, जिले का मालिक कलेक्टर। तो होता यह था कि कई बार तहसीलदार कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो जाता था, कलेक्टर से भी ज्यादा। बहुत सारे पावर है ना उसको कोड में। हालांकि प्रयोग वो कलेक्टर की ही शक्तियों को करता है, लेकिन फिर भी बेसिक डिफरेंस क्या है एसडीएम और एसडीओ आर में? एसडीएम और एसडीओ क्या है? बेसिकली डिप्टी कलेक्टर रैंक का ही अधिकारी या तो एसडीएम बनेगा या एसडीओ बनेगा। डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी, वही सेम अधिकारी डिप्टी कलेक्टर रैंक का जब लैंड रिवेन्यू कोड, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व मामलों का निपटारा करता है, तो उसी को एसडीओ आर बोल देते हैं। एसडीओ रिवेन्यू सेम है, वही डिप्टी कलेक्टर एसडीओ आर होगा और उसी को एसडीएम भी बोला जाएगा।
तो जब वो रिवेन्यू मैटर्स के अंतर्गत कार्यवाही करता है तो एसडीओ आर कहलाता है, दोनों करते हैं। तो एसडीओ आर करेगा, जैसे मान लो मैं डिप्टी कलेक्टर, तो मेरे पास दो प्रकार के मामले आएंगे। जैसे कोरोना काल चल रहा है तो कहीं पर कर्फ्यू का पालन करवाना है, ठीक है, तो कर्फ्यू वर्फ्यू का पालन करवाना है तो वहां तो सीआरपीसी को हैंडल करना पड़ेगा, सब्सटेंशियल लॉ को, दंडात्मक विधि को। और अगर मान लो कि मेरे पास वो लोग भी आ रहे हैं, जमीन जायदाद का निपटारा करना है, या किसी की जमीन की समस्या है तो पटवारी से नहीं हुआ, तहसीलदार से नहीं हुआ, तो अब अपने पास आ गया है, तो जब वो जमीन जायदाद का निपटारा करे, मतलब मामले दो प्रकार के होते हैं, सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स। जब सिविल मैटर्स को निपटाए तो एसडीओ आर है, और जब आपका क्रिमिनल मैटर्स को निपटाए तो वो एसडीएम है। तो क्रिमिनल मैटर्स को निपटाएगा किसके माध्यम से? सीआरपीसी के थ्रू, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और इधर किसके माध्यम से निपटाएगा? एलआरसी, लैंड रेवेन्यू कोड। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। और इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि तहसीलदार लोग जब कुछ ज्यादा ही भारी पड़ने लगे, जैसे कई बार नहीं हो जाता, टीआई ज्यादा पावरफुल हो जाता है, अपने आप को समझने लगता है, तो उसीलिए बीच का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जिले के और तहसील के बीच में, मतलब जिले के बाद अनुविभाग में बांट दिए, उपखंड में। होता यह कि एक उपखंड में एक से दो तहसील हो सकती है, लेकिन सामान्यतः छत्तीसगढ़ में लैंड रेवेन्यू कोड का जो सेक्शन है, सेक्शन 13 ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में उपखंड ही तहसील होंगे या तहसील उपखंड होंगे। तो मतलब अपने यहाँ क्या किया है छत्तीसगढ़ में कि उपखंड और तहसील को एक ही कर दिया, लेकिन उपखंड तहसील से ऊपर होता है। हाँ, बढ़ेगा तो भी दिक्कत नहीं ना, तो एक उपखंड में 2-3 को कर देंगे। एक्चुअल उपखंड के नीचे में ही होता है। जैसे तहसीलदार है, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम होगा, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम होगा, ऐसा है। तहसीलदार भी क्लास 2 है आपका, वो भी क्लास 2 है, तो ऐसा है। पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये आपका नेशनल एकेडमिक, मतलब नेशनल असेसमेंट और एकेडमिक, सॉरी, एक्रेडिटेशन काउंसिल, प्रत्यायन संस्था है, प्रत्यायन परिषद है। चलिए तो इसको लिखना शुरू करते हैं। लिखेंगे, लिखिएगा, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं ब्रैकेट में विश्वविद्यालय महाविद्यालय, सॉरी महाविद्यालय लिखिएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं ब्रैकेट में डालिएगा आप महाविद्यालय। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं को उनकी गुणवत्ता परक शिक्षा, उनके द्वारा प्रदाय गुणवत्ता परक शिक्षा, उनके द्वारा प्रदाय गुणवत्ता परक शिक्षा, छात्रों को दी जाने वाली सुविधा एवं शैक्षणिक वातावरण के आधार पर, एवं शैक्षणिक वातावरण के आधार पर, शैक्षणिक वातावरण के आधार पर इनका मूल्यांकन कर, शैक्षणिक वातावरण के आधार पर इनका मूल्यांकन कर इन्हें प्रत्यायन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ग्रेडिंग, इन्हें प्रत्यायन देने वाली सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। लिखिएगा, द नैक इज एन एपेक्स, द नैक is an apex body to provide accreditation. NAC is an apex body to provide accreditation to colleges on the basis of quality education, amenities, quality education, amenities, and the atmosphere for the education they provides, atmosphere for the education they provides, मतलब इस आधार पर उनका मूल्यांकन करने वाली संस्था है नैक जो है। अगला पॉइंट लिखेगा, यह यूजीसी के अंतर्गत, यह यूजीसी के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है। इट इज फंक्शंस अंडर यूजीसी, यह यूजीसी के अंतर्गत कार्य करेगी। अगला पॉइंट लिखेगा इसमें,
यूजीसी के अंतर्गत कार्य करेगी। इसकी संकल्पना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तुत की गई। इट वेर कंसेप्चुअलाइज्ड इन NEP 1986। इसकी संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तुत की गई। इसके प्रणेता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हैं। इसके प्रणेता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी हैं। ठीक है, श्री राजीव गांधी जी इज द इंस्पिरेशन फॉर द नेक। ठीक है ना, नेक के आपका प्रणेता है। जबकि इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1994 को की गई। ठीक है, जबकि इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1994 को की गई। इट वेर established on 16th December 1994। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1994 को की गई। क्लियर हुआ? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक, इसका कार्य एवं उद्देश्य लिखिए। कार्य क्या है इसका, नेक का कार्य या उद्देश्य अगर इसका देखेंगे तो लिखेंगे महाविद्यालयों को ग्रेडिंग प्रदान करना। ठीक है, नंबर 1, महाविद्यालयों को ग्रेडिंग प्रदान करना। दूसरा, महाविद्यालयों की स्थापना के लिए तैयार किए गए मानकों का पालन सुनिश्चित करवाना। तैयार किए गए मानकों का पालन सुनिश्चित करवाना। ensuring the utilization of standards decided by the UGC। यूजीसी के द्वारा तैयार किए गए मानकों का पालन सुनिश्चित करवाना कि जो मानक तैयार किए हैं यूजीसी ने, वो ये सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे छात्रों के हित में शिक्षण संस्थाओं का वर्गीकरण करना। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेजेस डायरेक्ट लिखे। शिक्षण संस्थाओं की जगह महाविद्यालय लिखे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेजेस। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलेजेस फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, छात्रों के हित में या छात्रों की भलाई के लिए वर्गीकरण करना। ठीक, अगला लिखेंगे महाविद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। महाविद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। इशूइंग गाइडलाइंस फॉर बेटरमेंट ऑफ कॉलेजेस। महाविद्यालयों को बेहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। ठीक, दिशा निर्देश जारी करना। महाविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना। ठीक है, रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजेस। महाविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा करना। ठीक है, इत्यादि। बस नैक कभी पूछा भी तो 60 शब्दों में पूछ सकता है, और कुछ नहीं। समझ गया? तो ये है आपका नैक। खत्म हो गया उच्च शिक्षा। ठीक है ना, अब क्या है इसमें, तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा नहीं पढ़े थे ना, केवल उच्च शिक्षा पढ़े है ना। देख, टेक्निकल एजुकेशन। हाँ हाँ, तो हालत खराब रहता है ना। ग्रेडिंग कम हो गई तो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेंगे।
और प्रचार का माध्यम भी बन गया है, और ग्रेडिंग जो देते हैं उस ग्रेडिंग को लगा के रखते हैं नेक द्वारा A++ इस तरीके से। हाँ वैसे होता है ना। बेटा मार्कर देना ना, मार्कर पुराना वाला मार्कर दे देना मेरे को। हाँ वही वही वर्गीकरण, मतलब वही ग्रेडिंग के बेस पर A++ में कौन है, ठीक है, A+ कौन से है, B में कौन है, इस तरीके से। आज देखो टेक्निकल एजुकेशन है ना, टेक्निकल एजुकेशन मतलब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज करना है बेटा। देखो टेक्निकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मतलब जो व्यावसायिक, और दोनों चीज आपको पढ़ना है। व्यावसायिक शिक्षा वह शिक्षा जो रोजगार आपको प्रदान करे, एम्प्लॉयबिलिटी आपके में लेकर क्या है, वो व्यावसायिक शिक्षा है। और टेक्निकल एजुकेशन क्या है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाती है। मतलब टेक्निकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, या ऐसा कह सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन इज टूल टू बीइंग वोकेशनल। मतलब व्यावसायिक होने के लिए टेक्निकल एजुकेशन भी जरूरी है। दोनों ही क्या है, कौशल पर आधारित है, इसलिए टेक्निकल एजुकेशन को व्यावसायिक शिक्षा का ही एक पार्ट समझना चाहिए। ठीक है। तकनीकी शिक्षा क्या है, जिसमें तकनीक पर बल दिया जाए, टेक्नोलॉजी है ना, नई नई परिष्कृत तकनीकों की जो शिक्षा दी जाए, वही आपका तकनीकी शिक्षा है। और भारत में तकनीकी शिक्षा वैसे तो हम उच्च शिक्षा के साथ जोड़ करके देखते हैं, बट तकनीकी शिक्षा की शुरुआत ग्रास रूट लेवल से ही हो जाती है, या यूं कहें सेकेंडरी एजुकेशन से शुरू हो जाती है, 9वीं 10वीं के बाद से स्कूल एजुकेशन में। अब इसमें 3 प्रकार से दी जाती है शिक्षा जो है टेक्निकल एजुकेशन। एक वो टेक्निकल एजुकेशन जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एक वो टेक्निकल एजुकेशन जिसमें आपको डिप्लोमा मिलेगा, और एक वो टेक्निकल एजुकेशन जिसमें आपको डिग्री मिलेगी, और एक वो टेक्निकल एजुकेशन जिसमें आपको ऑनर्स मिलेगा। तो जब आप टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, तकनीकें सीखते हैं और सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, तो उसके लिए है ITI, है ना। जब आप टेक्निकल एजुकेशन में डिप्लोमा चाहते हैं तो आप जाएंगे पॉलिटेक्निक। जब आपको डिग्री चाहिए तो आप जाएंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इंजीनियरिंग में डिग्री मिलेगी। और जब आपको ऑनर्स चाहिए तो आप करेंगे बीटेक, IIT NIT, यहां से। समझ में बात को, यही है वो पूरा सीक्वेंस, है ना। और ये मतलब इसको दिमाग में बना कर रखेंगे ना। अब देखिए ITI ऑफर्स टेक्निकल एज वेल एज वोकेशनल एजुकेशन, दोनों ही देती है ITI। मतलब फिटर के ट्रेड में आप टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं, डीजल मैकेनिक काम कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन, ये भी आपका टेक्नोलॉजी है। बट लेकिन 6 माह से अधिकतम 2 साल तक का होता है, तो आपको क्या मिलता है इसमें, सर्टिफिकेट मिलता है। 6 माह के भी कोर्स है, 1 साल का भी कोर्स है ना। कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स वगैरह है, वो 2 साल के भी कोर्स है, समझ रहे हो। तो सर्टिफिकेट मिलता है बेसिकली यहां से। तकनीक, वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि तकनीक कहने का मतलब जब आप किसी भी चीज के आधारभूत, है ना, कि उसके सिद्धांतों को सीखते हैं कि वो कार्य कैसे करता है कोई भी चीज, तो वो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। समझ रहे हैं। नई नई परिष्कृत उपकरणों की कार्य प्रणाली को सीखना, जो नए नए उपकरण आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, इंडस्ट्रीज में हो, ऑटोमोबाइल्स में हो, कहीं पर भी हो, तो जब आप उन तकनीकों को सीखते हैं तो वही तकनीकी शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन। और टेक्निकल एजुकेशन से क्या आएगा, वोकेशनलिज्म भी आएगा, व्यवसायिक भी होंगे आप। समझ रहे हैं।
और भारत में टेक्निकल एजुकेशन ब्रिटिश कालीन देन है, और अंग्रेजों ने भी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में सोचना तब शुरू किया जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया, भारत में उद्योग लगाना शुरू किया। और सबसे पहले अंग्रेजों ने तय किया कि भारत में ही भाई अब मतलब कोई भी उद्योग अगर वो लगा रहे हैं भारत में, तो उन उद्योगों के लिए उनको जो टेक्नीशियंस है वो भी तो लगेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने दो जगह पर, कलकत्ता में और बंबई में, पहले औद्योगिक स्कूल शुरू किए 1825 में। औद्योगिक स्कूल, इंडस्ट्रियल स्कूल शुरू किया उन्होंने, अंग्रेजों ने, स्कूल में शिक्षा दी जाए। लेकिन बस ये ऐसे ही था, कभी शिक्षा देते थे कभी नहीं देते थे। 20 साल बाद 1845 में जाकर के उन्होंने फिर औपचारिक रूप से टेक्निकल एजुकेशन देना शुरू किया, औपचारिक रूप से। और पहला औपचारिक औद्योगिक विद्यालय जो इंडस्ट्रियल स्कूल जो है वो आपका चेन्नई में स्थापित हुआ, मद्रास में, 1845। इस तरीके से टेक्निकल एजुकेशन की शुरुआत हुई। 1907 में स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ। तो जब स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ तो भारत का पहला स्वदेशी औद्योगिक विद्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ 1907 में। समझ रहे हो? अभी तक ये जो भी बने, जो स्कूल्स बने 1825 और 1845 में, वो सर्टिफिकेट देते थे। और जो 1907 में स्वदेशी औद्योगिक स्कूल की स्थापना की गई, महाविद्यालय की, सॉरी, इसने आपका डिप्लोमा देना शुरू किया। मतलब अभी तक केवल आपका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दे रहे हैं। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU की स्थापना हुई, और 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहला विश्वविद्यालय बना जिसने इंजीनियरिंग में डिग्री देना शुरू किया 1916 में, 1916। उसके बाद से 1916 के बाद से तो हमारे देश में होम रूल लीग आंदोलन चलने लगा, और हम सीमाएं नहीं बताए उच्च शिक्षा की। अच्छा लो, लास्ट में आ जाएगा, दोनों टेक्निकल एजुकेशन और इसकी सीमाएं एक ही रहेंगी। तो इसमें क्या है कि अब जैसे ही हमारे देश में 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ तो हम प्रेरित हो गए अब उत्तरदायी सरकार के लिए। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, फिर हम स्वतंत्रता आंदोलनों में व्यस्त हो गए, तो बहुत ज्यादा फिर उसके बाद से तकनीकी शिक्षा का विकास नहीं हुआ। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में स्टार्ट, और जब 1945 में जब समाप्त हुआ, तो बड़े पैमाने पर अब देशों को विकास करना था, क्योंकि सब गर्त में चले गए थे। और तब एक ही चीज दिखाई देता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। और औद्योगिकीकरण करने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, और हाई क्वालिटी इंजीनियर्स चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? हाई क्वालिटी इंजीनियर्स चाहिए। तो हाई क्वालिटी इंजीनियर्स लाने के लिए 1951 में, 1951 में IIT की स्थापना की संकल्पना लाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, IIT की स्थापना करने का उन्होंने निर्णय लिया कि IIT जो है वो स्थापित किए जाएंगे ताकि विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके। IIT, और IIT को सांविधिक दर्जा, जो मतलब IIT क्या है, एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज है जो शोध एवं अनुसंधान पर, है ना, रिसर्च बेस्ड टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, शोध एवं अनुसंधान पर आधारित। ये IITs की स्थापना, और इसके लिए IIT एक्ट लाया गया 1956 में, और IIT एक्ट ला करके 1956 में इनको स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया गया। यहां से ये आपका IIT की शुरुआत होती है। लेकिन केवल IIT जो है अकेले अच्छे इंजीनियर्स की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए IIT के साथ में REC, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी स्थापित किए गए, जो हर स्टेट में एक स्थापित होता था। अब नाम इसका REC किया गया, है ना, REC 1957 से स्थापित होना शुरू हुए, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना से।
और इनका नाम रखा गया आरईसी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे छत्तीसगढ़ आरईसी। तो छत्तीसगढ़ आरईसी की लिमिटेशन क्या हो जाती थी कि छत्तीसगढ़ के ही लोग पढ़ पाएंगे। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस रीजन के लोगों को ही उसमें दाखिला देना है, समझ रहे हो? केवल रीजनल, मतलब छत्तीसगढ़ आरईसी में केवल छत्तीसगढ़ के लोग रहेंगे। तो इसके बाद 2002 में जब मतलब एनडीए की सरकार थी केंद्र में, तो जैसे अब इसमें आपको सुन के अच्छा भी लग रहा होगा, भाई छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में लेंगे, लेकिन ऐसा होता था कि जैसे मान लो कि कई सीटें वैकेंट रह गई और अदर स्टेट में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जगह नहीं मिली, तो वो आ नहीं सकते क्योंकि आरईसी है। और दूसरा मान लीजिए कि जैसे आप छत्तीसगढ़ के हैं, यहां की सीट फुल हो गई, मध्य प्रदेश में खाली है, लेकिन आप जा नहीं सकते क्योंकि वो एमपी आरईसी है। तो देश की बात करनी थी, देश में योग्य और प्रतिभावान जो जस्ट आईआईटी के जस्ट सेकंड लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, मतलब सॉरी यूनिवर्सिटीज हैं ये, तो क्या किया जाए? तो 2002 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने एक कॉन्सेप्ट लाया कि रीजनैलिटी को समाप्त करते हैं और नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, और उन्होंने आरईसी का नाम चेंज करके एनआईटी कर दिया 2002 में, समय बाद 2002 में। और जैसी आरईसी का नाम चेंज करके नेशनल किया, इसको बना दिया एनआईटी। 2002 में नाम चेंज हुआ और एनआईटी एक्ट 2007 पास किया गया और 2007 से इसको भी स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। और इस तरीके से ये आईआईटी और एनआईटी का कॉन्सेप्ट आया। अब एनआईटी लगभग 31 एनआईटी है पूरे देश में। पहली एनआईटी आपका कानपुर थी, लेटेस्ट जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो अभी 31 एनआईटी जो है वो काम कर रही है देश में, जिसमें भर करके कहीं के भी छात्र किसी भी राज्य में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं एनआईटी में। कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है। आईआईटी को टॉप ग्रेड में रखा गया है, वो सब उसी प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करेंगे। आईआईटी और एनआईटी में केवल मतलब किसी भी प्रकार का अंतर नहीं रखा गया है। सभी क्या करेंगे, आपका शोध आधारित शिक्षा को ही बढ़ावा देंगे। एनआईटी एक्चुअल रीजनल था, जब बनाया गया था तो कॉन्सेप्ट ऐसा था, हाँ जब बनाया गया था तब कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आईआईटी नेशन वाइड होंगे और जो एनआईटी तो पहले था नहीं, वो आरईसी जो होंगे वो रीजनल लेवल पर होंगे। लेकिन रीजनैलिटी की समस्या कई छात्रों को, मतलब प्रॉस एंड कॉन्स तो सबके हैं, तो इसकी समस्याएं आती थी, तो आरआईसी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एनआईटी में। सो बेसिक देयर इज नो एनी डिफरेंस एट प्रेजेंट, है ना। एनआईटी और आईआईटी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस केवल हमारी सोच का है और स्टैंडर्ड का है ना। हम ऐसा मानते हैं कि हम आईआईटीएन हैं तो हमारी शिक्षा मतलब हम बहुत बड़े हैं और एनआईटी से है तो इस तरीके से, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं। लेकिन जब फॉर्मेशन हुआ था तो बेसिक डिफरेंस था उसमें, जब बना था तो बेसिक डिफरेंस था कि रीजनैलिटी को प्रमोट करने के लिए बना था। आज उसको हमने क्या कर दिया, नेशन वाइड कर दिया। तो आप ऐसे समझ जाए कि आईआईटी के समकक्ष ही या आईआईटी के समानांतर ही जो अनुभवी श्रेष्ठ जो अभियंता है, इंजीनियर्स हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए बनाई गई संस्था या श्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा देने के लिए बनाई गई संस्था है, जो आईआईटी के समकक्ष ही है, परंतु आईआईटी के मतलब मानकों के अनुरूप अगर देखेंगे तो आईआईटी के जस्ट बाद एनआईटी को लिया जाता है। आईआईटी है, एनआईटी है, फिर उसके बाद से आपका जीईसी वगैरह आ जाएंगे, कॉलेजेस है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह। तो ये इस तरीके से भारत में पूरा टेक्निकल एजुकेशन का विकास हुआ। समझ आया? 23 आईआईटी है, 31 एनआईटी है। 23 आईआईटी, अच्छा आईआईटी में देखेंगे तो आपका 23 आईआईटी। अब आईआईटी की संरचना क्या होती है, जैसे काम करना अगर देखेंगे तो आईआईटी में बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले मतलब एक विजिटर होता है, और आईआईटी में विजिटर मतलब ये हायरार्की उसका, विजिटर होगा, फिर आईआईटी काउंसिल होगा, फिर आईआईटी डायरेक्टर होंगे और फिर डीन्स होंगे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट। सही बात, संरचना समझो इसका। विजिटर होगा, आगंतुक, ठीक। विजिटर सर्वोच्च होता है, जैसे देश का सर्वोच्च कौन, राष्ट्रपति, उसी तरीके से आईआईटी का भी सर्वोच्च कौन, विजिटर, नाम रखा गया है उसका विजिटर। वो कभी भी आ सकता है, विजिट कर सकता है, देख सकता है, वहां पर विजिटर
नाम रखा गया है, और आईआईटी का विजिटर प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके नीचे आता है आईआईटी काउंसिल। भाई आईआईटीज क्या है? आईआईटीज आर ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज। आईआईटी जो है स्वशासी विश्वविद्यालय है, इनको किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। तो 23 आईआईटी है, तो हर आईआईटी ऑटोनॉमस है, लेकिन है तो ये आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इनमें एक आपस में कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए। तो सभी आईआईटी में आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई है, जिसको आईआईटी काउंसिल कहते हैं। आईआईटी काउंसिल में सभी आईआईटी के डायरेक्टर्स होते हैं, सारे आईआईटी के। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो संस्था है वो है आपका एआईसीटीई, है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो एआईसीटीई का चेयरमैन भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि है तो यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी है तो पैसा भी तो चाहिए, देगी तो यूजीसी, इसलिए यूजीसी का चेयरमैन भी आईआईटी काउंसिल का सदस्य होता है। तो आईआईटी, सारे आईआईटी के डायरेक्टर्स, यूजीसी का चेयरमैन और एआईसीटीई का चेयरमैन, और 3 सदस्यों को संसद नॉमिनेट करती है, पार्लियामेंट। कोई भी 3 मेंबर्स हो सकते हैं, वो पार्लियामेंट्री मतलब एमपीज भी हो सकते हैं। किसी भी 3 सदस्य को पार्लियामेंट इसमें मनोनीत करती है, और इस तरीके से ये आईआईटी काउंसिल जो है वो बनता है, जो पूरे आईआईटीज को रेगुलेट करने का काम करती है। समझ आया? तो ये आईआईटी काउंसिल हैं, ये इस तरीके से काम करेंगे। आएगा तो शिक्षा मंत्रालय तो हमेशा, लेकिन अब इसके विजिटर में सबसे ऊपर राष्ट्रपति आ गया ना, तो इसमें अलग से शिक्षा मंत्रालय को जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय किसके लिए काम करता है? राष्ट्रपति के लिए। सारा मंत्रालय किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए है। इसलिए इसमें शिक्षा मंत्रालय को, एआईसीटीई को जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बस इसमें एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर काम करेंगे। समझ में आया? तो हो तो गया टेक्निकल एजुकेशन है। लिखवाना ही पड़ेगा कि लिख लोगे? है, एक बार लिख के प्रयास नहीं कर सकते हो? लिखो। बहुत दुष्ट हो लेकिन तुम। लिखवाओ कि नहीं लिखो? चंदन जी लिखवा दीजिए। लिखते हैं, ठीक भी है, नहीं लिखे रहेंगे तो ये दिमाग से निकल जाएगा। हालांकि कोशिश कर सकते थे आप लोग जा करके। छाप देना, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसका मतलब एक एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं जाएगा इसमें, ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके रखना आंसर लिखने के समय पर, है ना? कोऑर्डिनेट करके आंसर्स लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए लिखिए। परिचय डालिए। सबसे पहले तकनीकी शिक्षा। लिखेंगे मशीनरी उपकरणों एवं नए नए प्रौद्योगिकी से संबंधित शिक्षा ही तकनीकी शिक्षा है। ठीक है? द एजुकेशन related with machinery tools and new innovative technologies is technical education। ठीक है ना? ये तकनीकी शिक्षा है। ठीक, अगला लिखेंगे इसमें, भारत में तकनीकी शिक्षा औपचारिक रूप से उच्चतर शिक्षा का भाग है। भारत में तकनीकी शिक्षा औपचारिक रूप से उच्चतर शिक्षा का भाग है।
The technical education is a part of higher education in India. The technical education formally is a part of higher education in India. ठीक है ना? तकनीकी शिक्षा औपचारिक रूप से उच्च शिक्षा का भाग है, परंतु अनौपचारिक रूप से यह व्यावसायिक शिक्षा के रूप में, परंतु अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा के रूप में यह विद्यालयीन शिक्षा से ही प्रारंभ हो जाती है। यह विद्यालयीन शिक्षा से ही प्रारंभ हो जाती है, बट unofficially it starts from the schools as a part of vocational education, ठीक है? लिखेंगे इसमें तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री एवं ऑनर्स, विशिष्टता मतलब एवं ऑनर्स प्रदान किए जाते हैं। ठीक है? द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड ऑनर्स, the certificate, diploma, degree and honors provided for the technical education. ठीक है? लिखेंगे इसमें ऐसे साइड में ऐसे डाल करके लिखना। लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, सर्टिफिकेट 1 वर्ष या 2 वर्ष, है ना? ऐसा इसको लिख दो, 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है ना? 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की तकनीकी शिक्षा के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ब्रैकेट में आप अपने समझने के लिए ITI लिख लीजिएगा, 6 माह से लेकर 2 वर्ष। दूसरा डिप्लोमा 2 इयर्स, मतलब 2 वर्ष अनिवार्य है इसमें, 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक हो सकते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं? 2 वर्ष तक के लिए डिप्लोमा, 2/3 ऐसा लिखिए, 2 से 3 वर्ष के लिए आपका डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। इसमें आप लिख सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज। ठीक? डिप्लोमा। डिप्लोमा के बाद में डिग्री। ठीक है? महाविद्यालयों में डिग्री प्रदान की जाती है, ऐसा लिखें। कॉलेजेस में 4 इयर्स प्रोग्राम होंगे। ठीक? और उसके बाद से ऑनर्स, मतलब बीटेक वगैरह ऑनर्स करेंगे तो ये आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन है बेसिकली। ये भी 4 इयर्स होंगे, लेकिन IIT वगैरह इसमें आप ऐसा डाल सकते हैं। IIT, NIT ये सब क्या हो जाएगा? आपका ऑनर्स हो जाएगा। ठीक? ये इस तरीके से प्रदान किए जाते हैं। समझ में आया? अब एक चीज देखें बेटा, जैसे 6 माह से 2 वर्ष तक, है ना? जैसे अगर बात किया जाए तो लगभग 15,000, लगभग डालिएगा, है ना, लगभग 15,000 IITs, मतलब सॉरी ITIs है। ठीक है ना? अभी 3400 लगभग 3,400 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, 3400। इंजीनियरिंग कॉलेजेस लगभग 3500 के आसपास है, 3500। ठीक है? और जो IITs है वो क्या है आपका? 23। IITs 23 और NIT क्या है आपका? 31। ठीक? ये आपका तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान है। आया समझ?
आया समझ में? ठीक, लिखेंगे इसी में अगले, मतलब कौन सा पॉइंट था ये? फोर्थ था, पांचवा लिखे। भारत में तकनीकी शिक्षा, भारत में तकनीकी शिक्षा निम्नलिखित प्रकार से विनियमित की जाती है। भारत में तकनीकी शिक्षा निम्नलिखित प्रकार से विनियमित की जाती है। ठीक है, द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया regulates as given below। ठीक, अब उसमें हायरार्की बना करके लिखिएगा। सबसे पहले आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन आएगा हायर, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के बाद आएगा आपका AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ, मतलब उसके बाद आ जाएंगे आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, जिसको भी आप रिप्लेस करके लिख सकते हैं। महाविद्यालय लिख रहे हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ जाएंगे। ठीक है, या अगर आप पॉली लिख रहे हैं तो ये पॉलिटेक्निक भी क्या होगा आपका AICTE से ही कंट्रोल होगा। समझ रहे? तो ये इस तरीके से भारत में तकनीकी शिक्षा की प्रशासनिक संरचना है। इस तरीके से तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है। साइड हेडिंग डालें, तकनीकी शिक्षा का भारत में विकास। ठीक, तकनीकी शिक्षा का भारत में विकास। ठीक है, तकनीकी शिक्षा का भारत में विकास देखते हैं। तो सबसे पहले 1825, ठीक है, आप लिखिएगा पहला लाइन, साइड हेडिंग डाल लिए ना, उसके बाद लिखिएगा भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास। भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वर स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एरा। द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वर स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश काल से तकनीकी शिक्षा का भारत में विकास प्रारंभ हुआ। अब साइड हेडिंग डालिएगा, साइड में डालिएगा ईयर, लिखिएगा 1825, 1825। 1825 में कोलकाता एवं बंबई में भारत के पहले, कोलकाता एवं बंबई में भारत के पहले औद्योगिक विद्यालय स्थापित किए गए। 1825 में कोलकाता एवं मुंबई में भारत के पहले औद्योगिक विद्यालय स्थापित किए गए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्कूल इन इंडिया were established in 1825 by the Britishers. First industrial school in India were established by the Britishers at Kolkata and Bombay. 1845 मद्रास में भारत का पहला औपचारिक औद्योगिक विद्यालय स्थापित किया गया। ठीक है, 1845 द फर्स्ट ऑफिशियल इंडस्ट्रियल स्कूल ऑफ इंडिया वर एस्टैब्लिश्ड एट मद्रास। मद्रास में भारत का पहला औपचारिक महाविद्यालय, सॉरी, औद्योगिक विद्यालय स्थापित किया गया 1845 में। समझ रहे? 1907, 1907 में भारत में पहला स्वदेशी औद्योगिक महाविद्यालय, ठीक, कोलकाता में स्थापित किया गया। 1907 द फर्स्ट स्वदेशी इंडस्ट्रियल was established in कोलकाता। ठीक, इसके बाद से 1916 BHU की स्थापना। 1916 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह भारत का पहला विश्वविद्यालय है, यह भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसने इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करना प्रारंभ, ठीक है, जिसने इंजीनियरिंग में डिग्री प्रदान करना प्रारंभ किया। इसके पूर्व में केवल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिए जाते थे। ठीक, 1916। इसके बाद अब टेक्निकल एजुकेशन तो दिया जा रहा था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ है ना 1945 के आसपास, और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो विश्व में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था, है ना, अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत थी। और भारत में भी जो ब्रिटिश काल में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी वो काफी बिखरी हुई थी, यूनिफाइड कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं था। इसलिए 1945 में भारत में तकनीकी शिक्षा का एकीकरण करने पर बल दिया ब्रिटिशर्स ने। 1945 में तकनीकी शिक्षा के एकीकरण को बढ़ावा दिया गया। यहां लिखना है 1945 तकनीकी शिक्षा के एकीकरण पर बल दिया गया। 1945 focused on unification of technical education, focused on unification of technical education 1945 में। और इसके लिए AICTE की स्थापना की गई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। 1945 में AICTE की स्थापना कर दी गई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICTE की स्थापना कर दी गई। ब्रैकेट में याद रखिएगा 1987 में AICTE एक्ट पास किया गया और इससे उसको सांविधिक दर्जा दिया गया है। AICTE तो ब्रिटिश काल में स्थापित हुआ रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर, है ना, लेकिन AICTE को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा, सांविधिक दर्जा 1987 में मिला जब सरकार ने AICTE एक्ट 1987 पास किया। समझ रहे हैं? AICTE एक्ट 1945 के बाद, 1945 के बाद 1951, ठीक है, 1951 IIT की संकल्पना प्रस्तुत की गई, ठीक है। 1951 तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1951 में IIT की संकल्पना प्रस्तुत की, ठीक। 1956 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है ना, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की संकल्पना प्रस्तुत की गई। याद रखिएगा, आप अपने याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिखिएगा, यही REC वर्तमान NIT है, ठीक है, यही REC वर्तमान NIT है, ब्रैकेट में लिखिएगा। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भाई भारत ने भी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया था ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? पहली पंचवर्षीय योजना उद्योग कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस क्या था? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमको बढ़ावा देना था और खास तौर पर सरकार ने भारी उद्योगों के माध्यम से विकास पर बल दिया। तो भारी उद्योग मतलब जितना ज्यादा उद्योग बनेंगे उतनी ज्यादा डिमांड किसकी होगी? आपका इंजीनियर्स की डिमांड होगी। तो अकेले IIT तो उसको फुलफिल नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हर राज्य में क्या किया जाए, हर राज्य में REC बनाया जाए ताकि उस राज्य की डिमांड को वहां के REC क्या कर सके, आपका फुलफिल कर सके। समझ रहे? और इसलिए REC की संकल्पना लाई गई और यही वर्तमान में क्या है? आपका NIT है, ठीक। इस प्रकार से भारत में तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ है। समझ में आया? आया कि नहीं आया जी? देखिए, अब तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली या संबंधित संस्थाएं देख ले, तो ठीक वैसे ही
आपका तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में एक अकादमिक संस्थाएं आएंगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक, और एक आपका विनियामकी संस्थाएं आएंगी, ठीक है, रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और दूसरा आपका विनियामकी या रेगुलेटरी बॉडी, ठीक। अब एकेडमिक्स में कौन कौन आएंगी जो शिक्षा दे रही हैं, जैसे एनआईटी, आईआईटी, ठीक है, और विनियामकी में कौन आ जाएगी आपका एआईसीटीई, ठीक है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिए एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन लिखे इसमें परिचय, इंट्रोडक्शन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, परिचय लिखेंगे, लिखेगा तकनीकी शिक्षा के लिए सर्वोच्च विनियामकी संस्था है। तकनीकी शिक्षा के लिए सर्वोच्च विनियामकी संस्था है एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटी, एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, सर्वोच्च विनियामकी संस्था है। दूसरा पॉइंट लिखेगा इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई, ठीक, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेगा जबकि इसे सांविधिक दर्जा 1987 में दिया गया, 1987 में, बट द स्टैट्यूटरी स्टेटस वेर प्रोवाइडेड इन 1987, बट द स्टैट्यूटरी स्टेटस वेर प्रोवाइडेड इन 1987, सांविधिक दर्जा 1987 में प्रदान किया गया। इसके लिए संसद ने एआईसीटीई एक्ट 1987 पारित किया है। इसके लिए संसद ने एआईसीटीई एक्ट 1987 पारित किया है। फॉर सच द एआईसीटीई एक्ट 1987 हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। फॉर सच एआईसीटीई एक्ट 1987 हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। लिखेंगे, ठीक, लिखो, मतलब साइड हेडिंग डाल दो इसमें, संरचना, और संरचना वही होगी जो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। परिचय में ही आप संरचना लिखिएगा कभी भी जब लिखेंगे। मैं इसको साइड में इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, मतलब स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, तो संरचना को ही आप परिचय में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो संरचना वैसी हायरार्की बना लो आप। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, उसके नीचे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नीचे उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के नीचे एआईसीटी, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये इस तरीके से इसकी संरचना होगी। समझ में आ रहा है? इसी में संरचना में ही अगला पॉइंट लिखिएगा, इसकी एक मुख्य शाखा या एक मुख्यालय एवं 7 अन्य शाखाएं हैं। एक प्रिंसिपल ब्रांच है इसका, और बाकी क्या है, अदर ब्रांचेस है एआईसीटीई के, ठीक है ना। अब एक मुख्य शाखा और 7 अदर, यानी टोटल हो गए 8। मुख्य शाखा हमेशा कहां होगी आपका, दिल्ली में। तो दिल्ली में 2 है, दिल्ली और आपका चंडीगढ़। तो दिल्ली मुख्यालय हो गया, चंडीगढ़ आपका शाखा हो गया, मतलब दिल्ली में 2 नहीं, उत्तर में 2 भाई, ठीक है। तो तुम लोग भी टेंशन में आ जाओगे, दिल्ली में चंडीगढ़ कहां से चला गया, ये तो पंजाब हरियाणा अलग लड़ रहे हैं, और पता चला केजरीवाल उधर मिला दिए। तो है ना,
तो सबसे पहले मतलब 8 है ना, टोटल 8, तो 8 याद करते हैं। पर उत्तर में 2, दिल्ली और चंडीगढ़। दक्षिण में 3, लेकिन कैसे याद करोगे? 3 कैसे? आजू बाजू में है ना, मेन के आजू बाजू में है। मेन कौन है दक्षिण में? महानगर चेन्नई। आजू बाजू में इधर आंध्र प्रदेश तो हैदराबाद, और इधर कर्नाटका तो बेंगलुरु। सही बात। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, उधर आपका बेंगलुरु, ठीक, चेन्नई हो गया। पूर्व में कोलकाता, ठीक है। पश्चिम में बंबई और मध्य में भोपाल। ये 8 शाखा है, ठीक है। उत्तर में 2, दिल्ली और चंडीगढ़। दक्षिण में 3, 2 3 5 हो गए। तो चेन्नई के इधर आपका हैदराबाद, उधर आपका बेंगलुरु। पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में बंबई और मध्य में भोपाल। समझ में आया? तो ये आपका इसकी संरचना हो जाएगी। अगला लिखे कार्य। एआईसीटीई के, सॉरी, एआईसीटीई का उद्देश्य लिखो पहले। उद्देश्य, एआईसीटीई का उद्देश्य, और उद्देश्य लिखो पीपीआर, प्रिपरेशन, प्लानिंग, रेगुलेशन। प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा। प्रिपरेशन, प्लानिंग, रेगुलेशन। अरे कई में लिख दिए क्या? अरे एब्रिवेशन है ना भाई, 3 ठो उद्देश्य। अरे पी पी आर, समझ में आया? ओहो, इतने दिन में इतना भी नहीं जान पाए हो जी मेरे को। तो बैला जान के क्या किया? नीचे नीचे वहीं वहीं लिख दिया है। अच्छा, आ जाएगा ससुरे चींटी है। हाँ हाँ। पीपीआर, प्रिपरेशन, प्लानिंग, रेगुलेशन। अब साइड हेडिंग डालो प्रिपरेशन। हर क्लास में 1-8 ठो नगीने मिल ही जाते हैं मेरे को, है? मेरी किस्मत है कि तू मेरे को मिला है, ऐसा। ससुरे, देख रहे हो, आपकी किस्मत है सर, बोलता है। अच्छा, 1-8 लोग ऐसे रहे तो ही तो क्लास ठीक ठाक चलता है ना? समझ में आया? क्या नाम लिखता है बेटा? अभय। मतलब मैं अ से ठीक नाम रखा था इसका। कल अ से नाम नहीं रखा था? नहीं याद है? याद आ गया। तुम लोग को याद नहीं है? मैं सुनाऊं क्या अभय सबको? नहीं सुनो। आंध्रा नहीं बोला था इसको। तो वही बोला, नहीं सर मत सुना, उसको याद आ गया। चलो खैर, ठीक है, अच्छी बात है। 1-8 लोग ऐसे होते हैं बेटा, है ना? ऐसा जरूरी भी है, ये तो मजा नहीं आएगा। हाँ, तो क्या लिखा था जी? प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड रेगुलेशन। प्रिपरेशन लिखिए, लिखो ना। तकनीकी शिक्षा के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए मानकों को तैयार करना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तकनीकी शिक्षा के लिए मानकों को तैयार करना। अगला पी, प्लानिंग। तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स और प्लानिंग, है ना, वेरियस स्कीम्स एंड प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट, रेगुलेशन, ठीक है ना। तकनीकी शिक्षा को विनियमित करना,
ये इसके उद्देश्य है। ठीक, कार्य लिखिए, कार्य, फंक्शंस लिखेंगे। नंबर 1, तकनीकी शिक्षा से संबंधित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा से संबंधित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों, है ना, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों, अरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ठीक है, तुम लोग को देख करके विद्यालय ही निकल रहा है, विश्वविद्यालय की फीलिंग ही नहीं आ रही है। इधर देखो, हाँ ये सामने बच्चे बच्चे टाइप के लग रहे हैं 10वीं 12वीं वाले। एक तो मेरी खुद की उम्र बहुत कम है, हाँ? ऊपर से सामने भी बच्चे बच्चे बैठे। थोड़े बुजुर्ग लोग सामने आओ, चंदन जी आप सामने बैठा करें। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है ना तुम लोग के लिए तो, है? बुढ़ापे में भी कोई बच्चा बोल देगा अरे माँ कसम थैंक यू वेरी मच बोलेगा। महिलाओं को उम्र बढ़ना अच्छा नहीं लगता, है? हाँ, बढ़ती उम्र मानो थम जाए, किसके लिए बोल रहे हैं? अरे थैंक यू। लेकिन सच में कोई विश्वास नहीं करता यार, 40 का हो गया, 40 साल का कोई विश्वास नहीं लगता ना, 40 साल क्या 18 का नहीं लगता, ससुरे झूठर रहा 18 में तो दाढ़ी मूछा भी नहीं आया था, है? लेन सुन ना बेटा, वो पेपर से में नहीं पूछेगा, है ना? हाँ, मेरा संरचना बनाने नहीं बोलेगा लिखो कृपेन। क्या बता रहा था जी, इन लोग झुझका देते हैं। हाँ, तकनीकी शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ठीक है, तकनीकी शिक्षा संबंधित विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करना, इशूइंग ऑफ गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। दूसरा लिखे, दूसरा, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कार्य प्रणाली की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड विद टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के कार्य प्रणाली की समीक्षा करना। तीसरा लिखेंगे, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सरकार को सलाह उपलब्ध करवाना, ठीक है, ऑफरिंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए सरकार को सलाह उपलब्ध करवाना, ठीक, आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना, ठीक है, एडवाइजिंग फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना। नेक्स्ट लिखेंगे, तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना, मेकिंग कोऑर्डिनेशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर बेटरमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तो ये प्राप्त करना, इसको याद रखें, आईआईटी को कल अपर तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, तो ये आपका एआईसीटीई है, ठीक है।